गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय रहेगा वो रहेगा यूनिट नंबर 2 अध्याय नंबर 1। टॉपिक है संसद की शक्तियां या कहें तो संसद के कार्य या संसद के अधिकार। इस टॉपिक को हमें यूं भी बोल सकते हैं कि व्यवस्थापिका के कार्य, केंद्रीय व्यवस्थापिका के कार्य, क्योंकि व्यवस्था राज्य सरकार का जो अंग है वहीं पर भी आ सकता है और व्यवस्थापिका केंद्रीय सरकार का जो अंग है वहीं पर भी आ सकता है। तो हम यहां टॉपिक को क्या कर सकते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका के कार्य, शक्ति या अधिकार भी लिख सकते हैं, या फिर संसद की शक्ति या अधिकार भी लिख सकते हैं। संसद की शक्ति या अधिकारों की बात करें तो कुल मिला के संसद की 4 शक्तियां हैं। पहली जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। दूसरी जो शक्ति है वो है आपकी वित्तीय शक्ति। तीसरी जो शक्ति है आपकी वो है संविधान संशोधन की शक्ति, और चौथी है वो है आपकी कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। संसद की ये 4 शक्तियां हैं। इन 4 शक्तियों में से सबसे पहले हमें जो अध्ययन करेंगे वो विधायी शक्ति का करेंगे, यानी आज के इस टॉपिक में केवल हम संसद की विधायी शक्ति ही पढ़ेंगे। विधायी शक्ति का मतलब है विधि निर्माण। विधि निर्माण, विधि निर्माण कह सकते हैं, या आपकी भाषा में कहें तो कानून निर्माण की शक्ति। कानून निर्माण की शक्ति, यानी आज हम इससे क्लास के अंतर्गत ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो जो कानून बनाती है, कानून का जो निर्माण करती है, तो कानून बनाने का तरीका क्या है। आज हम कानून बनाने का तरीका कहें या कानून बनाने की विधि सीखेंगे कि संसद है वो किस तरीके से कानून का निर्माण करती है। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून निर्माण की प्रक्रिया आज हम पढ़ेंगे। तो ये आएगा आपका विधायी शक्ति के अंतर्गत, या कहें तो विधि निर्माण, या कहें तो कानून। विधि या कानून एक ही बात होती है। तो आज हम ये सीखने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि संसद के द्वारा कानून निर्माण का जो काम किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली इससे पॉइंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? संसद की कानून निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, यानी संसद है वो किस तरीके से कानून का निर्माण करती है। तो डायरेक्टली आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज हम संसद के द्वारा जो कानून निर्माण का कार्य किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए, विधायी शक्ति, विधि निर्माण या कानून निर्माण की शक्ति की अगर संसद की बात करें तो सबसे पहले हमें विधि निर्माण की शक्ति या कानून निर्माण की शक्ति है उसकी सामान्य बातों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखें सामान्य बातों में कि व्यवस्थापिका, कौन सी व्यवस्थापिका, यहां पर हम लिखेंगे केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। आपको पहले भी मैंने बताया है सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका का न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है ये
इस व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण जो काम है वो है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का जो काम है वो है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है कानूनों की रक्षा करना। तो सबसे पहले सामान्य बात में हम देखेंगे व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। हमारे देश में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। हमारे देश में केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसको संसद कहा जाता है। आपको मैंने बताया था केंद्रीय व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी तरीके से हमारे देश में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। संघात्मक व्यवस्था यानी संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, यानी कानून बनाने की शक्ति है उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभाजित कर देना। समझ में आ गई? यह है संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ। तो सामान्य बात में क्या होगा? व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। हमारे देश में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसका अर्थ है केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। उसके बाद हम बात करें संविधान की 7वीं अनुसूची। सूचियां कितनी है? 12। 7वीं अनुसूची है उसमें विधायी शक्तियों का सूचियों के माध्यम से स्पष्ट विभाजन किया गया। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां पर यह पूछा जा सकता है केंद्रीय व्यवस्थापिका के जो शक्ति का विभाजन है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विधायी यानी कानून निर्माण की शक्ति का विभाजन है वो सूचियों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। संघ सूची के जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। समवर्ती सूची के विषयों पर है दोनों सरकारों को, और अवशिष्ट सूची के विषयों पर है केंद्र सरकार। अब देखिए केंद्र सरकार का मतलब है व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका कानून बनाती है। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका एक तो किस पर बनाएगी? संघ सूची के विषयों पर, ये देखिए। दूसरा समवर्ती सूची में दोनों सरकार आती है तो यहां पर क्या आ जाएगा? केंद्रीय व्यवस्थापिका एक, अवशिष्ट है। तो इन तीनों पर क्या करेगी? संसद। केंद्रीय व्यवस्थापिका का मतलब है संसद कानून बनाएगी। समझ में आ गई? अब हम ये पढ़ेंगे कि संघ सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची के किसी भी विषय पर अगर कानून बनाना है तो कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, कानून बनाने का तरीका क्या है, कानून बनाने की विधि क्या है। हमें संघ सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची के किसी भी एक विषय पर कानून बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे आगे कि संसद में जो कानून बनाया जाता है वो प्रक्रिया क्या है। कानून बनाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं। अब देखिए संसद द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया। संसद है वो कानून जो बनाती है, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए प्रक्रिया समझेंगे। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि कानून बनाने के प्रस्ताव को
विधेयक कहा जाता है। कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव तैयार करके हमें संसद में लाते हैं उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। विधेयक के दो प्रकार। विधेयक के दो प्रकार। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक, फिर दो प्रकार का। साधारण विधेयक है वो फिर दो प्रकार का होता है। एक होता है सरकारी और एक होता है आपका गैर सरकारी। ये समझिए, कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है, कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है उस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। कानून बनाने के प्रस्ताव को क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है उसको विधेयक कहते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। देखिए, धन विधेयक होता है वो धन से संबंधित होता है, यानी पैसे से संबंधित होता है। धन विधेयक किससे संबंधित होता है? धन से संबंधित। धन से संबंधित विधेयक को छोड़ दीजिए क्योंकि वो धन विधेयक होता है। धन से संबंधित विधेयक को छोड़कर बाकी कोई भी विधेयक है वो साधारण विधेयक में आता है। बाकी कोई भी विधेयक है वो साधारण विधेयक में आता है। अब हम बात करें साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक है ये फिर दो प्रकार का होता है, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक। एक सरकारी और एक गैर सरकारी। अब देखो, अगर कोई विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, अगर कोई साधारण विधेयक है वो किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। अगर वो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाता है तो वो गैर सरकारी कहलाता है। यानी अगर कोई साधारण विधेयक है मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक होता है वो सरकारी विधेयक कहलाता है, और सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक है वो गैर सरकारी कहलाता है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न यह बनता है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बनता है? दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न यह बनता है साधारण विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी गैर सरकारी विधेयक में अंतर बताइए। अगर किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक है तो वो सरकारी है, सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक गैर सरकारी है। यहां पर और प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि साधारण विधेयक है ये किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा साधारण विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोई साधारण विधेयक है तो वो संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी लोकसभा में और राज्यसभा दोनों सदनों में उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर धन विधेयक है, धन से संबंधित विधेयक है, तो ये है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है।
यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक सदैव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? साधारण विधेयक है ये दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। अब आपको पहले भी मेरा यह बताया हुआ है, किसी भी विधेयक को पारित करवा के अगर कानून बनाना है तो संसद के दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है। यानी लोकसभा में भी पारित होना अनिवार्य है और राज्यसभा में भी पारित होना अनिवार्य है। अगर आप पहले लोकसभा से पारित करवाते हैं तो फिर वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से पहले पारित करवाते हैं तो फिर वो लोकसभा में जाता है। यह तो विधेयक के बारे में सामान्य चर्चा थी। अब हम पढ़ेंगे कि संसद है उसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। अब देखिए, विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। प्रत्येक सदन यानी लोकसभा में 3, फिर राज्यसभा में भी 3। ठीक है, आप पहले चाहे लोकसभा में प्रस्तुत करो चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत करो, प्रत्येक सदन में विधेयक 3 वाचनों से गुजरता है। अब 3 वाचनों में देखो क्या क्या होता है। वाचन नंबर 1 यानी 3 प्रक्रिया प्रत्येक सदन में पूरी करनी होती है। प्रथम वाचन, इस वाचन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति ली जाती है। यानी जो व्यक्ति विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है वो आमतौर पर अपने सदन के अध्यक्ष महोदया से विधेयक प्रस्तुत करने की क्या लेता है? अनुमति लेता है। जैसे अगर लोकसभा में कोई सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है तो लोकसभा के अध्यक्ष से आमतौर पर वो अनुमति लेता है। अगर कोई राज्यसभा में विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है तो वो राज्यसभा के सभापति जो महोदय होता है उससे विधेयक सदन में प्रस्तुत करने की क्या लेता है? अनुमति लेता है। और आमतौर पर यह अनुमति दे दी भी जाती है, अनुमति को रोका नहीं जाता है। सदन में किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए जब कोई व्यक्ति है वो सदन के अध्यक्ष महोदया से अनुमति लेता है तो उसको आमतौर पर अनुमति दे दी जाती है। जब उसको अनुमति मिल जाती है तो अनुमति मिलने के बाद वो क्या करता है? वो अपनी जो विधेयक है उस विधेयक की प्रतियां निकालकर यानी उसकी फोटोकॉपी निकालकर सदन के प्रत्येक सदस्य को पहुंचा देता है। उसके बाद सदन में खड़ा होकर अपने विधेयक को प्रस्तुत करता है। ये सदन के अंदर विधेयक को प्रस्तुत करने का पहला वाचन खत्म हो जाता है। दूसरा वाचन है जिसको हम द्वितीय वाचन कहते हैं। पहला वाचन यानी पहली सीढ़ी पार हो चुकी है, दूसरी सीढ़ी देखिए। द्वितीय वाचन में क्या होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण वाचन होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण वाचन होता है क्योंकि इस वाचन में एक समिति का गठन करते हैं हमें, जो समिति इस पूरे विधेयक की प्रत्येक धारा पर बारीकी से क्या करती है? विचार करती है। उस समिति का नाम है परवर समिति। क्या नाम है? परवर समिति। इससे परवर समिति का गठन किया जाता है द्वितीय वाचन में। परवर समिति है वो विधेयक के प्रत्येक बिंदु पर बारीकी से विचार करके अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती है। फिर सदन में बहस होती है, संशोधन होते हैं, मतदान होकर विधेयक की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। यानी जब आपके जो द्वितीय वाचन है, द्वितीय वाचन में परवर समिति का गठन होने के बाद परवर समिति जब विधेयक के प्रत्येक धारा या प्रत्येक बिंदु पर गहन चर्चा यानी बारीकी से चर्चा करके अगर विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर देती है तो उसके बाद सदन में विधेयक पर क्या होता है? चर्चा होती है, बहस होती है, प्रत्येक बिंदु पर मतदान करके उसको पास किया जाता है, महत्वपूर्ण संशोधन भी किए जाते हैं। यह आपके द्वितीय वाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो द्वितीय वाचन है वो सबसे महत्वपूर्ण वाचन है। किसी भी विधेयक को कंप्लीटली तैयार कहां किया जाता है? द्वितीय वाचन में किया जाता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है? द्वितीय वाचन में सबसे पहले एक समिति का गठन होता है जिसका नाम है परवर समिति।
क्या नाम है उसका? परवर समिति। परवर समिति का गठन होने के बाद परवर समिति क्या करती है? विधेयक की प्रत्येक धारा पर बारीकी से चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है, उसके बाद उस विधेयक का अपना एक प्रतिवेदन तैयार करती है और उसको सदन में प्रस्तुत कर देती है। सदन में प्रस्तुत करने के बाद सदन में प्रत्येक बिंदु यानी प्रत्येक धारा पर बहस होती है, विचार होता है और प्रत्येक धारा को मतदान के जरिए क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। उसके बाद उससे द्वितीय वाचन में ही उस विधेयक पर पूरी बहस होती है, जितने संशोधन होने होते हैं वो संशोधन होते हैं। पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इस विधेयक को कंप्लीट तैयार कर दिया जाता है। फिर होता है इसका तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में कुछ ही नहीं होता है। तृतीय वाचन में सदन में विधेयक पर मतदान होता है और मतदान करके इसको पास से कर दिया जाता है। तो प्रत्येक सदन में विधेयक के लिए 3 वाचन होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन। आगे की प्रक्रिया देखिए क्या है। अब देखिए विधेयक का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन पूरा होने के बाद क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा वाचन कंप्लीट होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन कोई भी हो सकता है। अगर विधेयक लोकसभा में पहले है तो दूसरा राज्यसभा हो जाएगा और पहले राज्यसभा में आए तो दूसरा लोकसभा हो जाएगा। ये देखिए आगे बिंदु क्या आएगा? विधेयक को दूसरे सदन में भेजना। जब विधेयक दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में भी विधेयक पर 3 वाचन होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगर पहला वाचन पूरा हो गया, फिर दूसरा वाचन पूरा हो गया, फिर तीसरा वाचन भी दूसरे सदन में पूरा हो गया, तो मान लीजिए दूसरे सदन ने भी आपका विधेयक क्या कर दिया? पारित कर दिया। यानी दूसरे सदन में अगर विधेयक है वो तीनों वाचनों से गुजर जाता है तो यह समझा जाता है कि विधेयक को दूसरे सदन ने भी पारित कर दिया। फिर विधेयक कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर देने के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेता है। यह तो हुई सीधी, सिंपल और सपाट बात। कई बार क्या होता है, जब विधेयक दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में विधेयक को लेकर मतलब क्या होता है कि बहस चलती है। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जो दूसरा सदन करना चाहता है, लेकिन पहले सदन को वो संशोधन मंजूर नहीं होते हैं। इसलिए द्वितीय सदन क्या करता है? विधेयक को अस्वीकार कर देता है। विधेयक को अस्वीकार करने का मतलब है कि पहला सदन और जो दूसरा सदन है दोनों में विधेयक को लेकर क्या हो जाता है? बहस खड़ी हो जाती है। ना विधेयक पारित हो रहा है, ना विधेयक खत्म हो रहा है। यहां पर आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, दूसरे सदन के पास विधेयक पर चर्चा करने का जो समय होता है वो होता है 6 माह का। अगर 6 माह में द्वितीय सदन रिप्लाई नहीं देता है तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब वापिस हमारे चर्चा पर आइए। दूसरा सदन है वो कुछ संशोधन करना चाहता है, प्रथम सदन को वो स्वीकार्य नहीं होते हैं, तो विधेयक पर दोनों सदनों में बहस शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का मतलब है L+R की यहां पर राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त बैठक बुलाएगा। किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में अगर बहस हो जाती है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। आपसे यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 है। आगे वाला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा वो ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है।
तो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक पर जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाता है, जो भी विवादित मुद्दे हैं उनको दूर किया जाता है और विधेयक को क्या किया जाता है, पारित किया जाता है संयुक्त बैठक में। यहां पर आपको एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर विधेयक संविधान के संशोधन से संबंधित है, संविधान के संशोधन से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उस पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, उस पर कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात आप ध्यान में रखें कि संविधान में संशोधन से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उस पर कोई भी संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन पूरा होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी 3 वाचन पूरे होते हैं। तीनों वाचन पूरे होने के बाद विधेयक को पारित समझा जाता है दूसरे सदन में। फिर हस्ताक्षर के लिए वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाता है। परंतु कई बार परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जिसमें द्वितीय सदन है वो विधेयक पर कुछ संशोधन करना चाहता है, कुछ परिवर्तन करना चाहता है, परंतु द्वितीय सदन के द्वारा किया गया परिवर्तन प्रथम सदन को अस्वीकार्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर विधेयक है वो दूसरे सदन में पारित नहीं हो पाता है। पारित नहीं होने के कारण क्या होता है, दोनों में विवाद पैदा हो जाता है और विवादास्पद स्थिति में क्या होता है, दोनों सदनों की राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद विधेयक को जो विवादित मुद्दे हैं उसको खत्म करके पारित किया जाता है। संयुक्त बैठक में विधेयक पारित होने के बाद है वो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास से जाता है। अब क्या करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास से यहां पर 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर। पहली तो यह है कि जो विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जिस सदन से किया गया, जैसे सबसे पहले एल, एल से आर, आर से एल, अब जाएगा ये राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करता है, पुनर्विचार के लिए वापिस लोकसभा में इसको भेज सकता है कि एक बार आप इस पर पुनर्विचार करें। अब देखिए, जिस सदन में पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति विधेयक को वापिस भेजता है वो सदन पुनर्विचार करके या बगैर पुनर्विचार करके भी अगर राष्ट्रपति के पास विधेयक वापिस भेजता है तो यहां पर राष्ट्रपति है वो उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। दूसरा है वीटो पावर। वीटो पावर जिसको पॉकेट पावर भी कहा जाता है। विधेयक है वो है उस विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है, ना तो उस पर हस्ताक्षर करता है और ना ही हस्ताक्षर करने के लिए वो इनकार करता है। यानी ना तो उसने हस्ताक्षर किया ना उसने हस्ताक्षर के लिए इनकार किया, बल्कि विधेयक को अपने पास ही रख लिया। इसको कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ना तो स्वीकृति देता है ना अस्वीकृति देता है, बल्कि विधेयक को अपने पास रख लेता है, इसको कहते हैं वीटो पावर। तीसरा, बगैर स्वीकृति के डायरेक्टली अस्वीकार करते हैं। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करता है, डायरेक्टली अस्वीकृति प्रदान कर देता है। तो राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को हस्ताक्षर को लेकर 3 शक्तियां हैं जो आपको मैंने बता दी। ये है संसद के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले व्यवस्थापिका की बेसिक बातें, उसके बाद कानून बनाने की प्रक्रिया की बेसिक बात, उसके बाद 3 वाचन कंप्लीट होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजना, संयुक्त बैठक का प्रावधान और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ये एक संसद की कानून बनाने की प्रक्रिया होती है कंप्लीट। आगे हम संसद की वित्तीय शक्ति
कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति और संविधान में संशोधन की शक्ति पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।